Welcome back to my channel. I am Dr. Abdul Shafi Khan and you are learning here spoken English and grammar. Today we will learn here in the aspect of our examination of board classes, especially 10th or 12th and including 9th and 11th also. जितने भी हमारे MP बोर्ड या इंग्लिश सब्जेक्ट की जो ग्रामर है वो हमारे 9, 10th, 11, 12th में जो अक्सर पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चंस जो फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में आते हैं उनको आज मैं आपको बताऊंगा। और उन क्वेश्चंस के न सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा बल्कि वो क्यों आंसर आएंगे और जो आंसर ऑप्शन में अलग दिए हुए होंगे वो क्यों नहीं आएंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो आज आप वीडियो पूरा देखेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले चंद वीडियोस मैं आपको MP बोर्ड क्लास एंड लोकल क्लासेस यानी टोटल 9th, 11th, 12th एंड 10th क्लासेस की जो ग्रामर हैं वो सारे सेक्शन में आपको लेकर आने वाला हूं और डेफिनेटली ये आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपका एग्ज़ामिनेशन जो है बहुत अच्छा होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, राम इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड सपना, और यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है बिटवीन एंड एमंग। ये दोनों का अर्थ होता है बीच में। बिटवीन का अर्थ भी होता है बीच में और एमंग का अर्थ भी होता है बीच में। लेकिन यहाँ जो वर्ड आने वाला है खालिस्तान में वो कौन सा वाला बीच में आने वाला है, तो ये क्लियरेंस देख लीजिएगा, ये व्याख्या देख लीजिए एग्जाम्पल की और उसके आंसर की व्याख्या मैं आपको दे रहा हूँ। जब हम कभी दो व्यक्तियों, दो स्थानों के बीच बात करते हैं या दो वस्तुओं के बीच में बात करते हैं तो हमेशा बिटवीन आता है, याद रखिएगा। राधा एंड सपना, यहाँ दो लोग हैं, दो नाम हैं। ऑप्शन आया है बिटवीन एंड एमंग। तो मैंने आपसे कहा कि जब केवल दो लोगों के बीच में हो तो वहाँ हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, चाहे दो शहरों के बीच का नाम हो, दो व्यक्तियों के बीच का नाम हो या दो स्थानों के बीच का नाम हो, तो दो के लिए बिटवीन और दो से अगर ज़्यादा होंगे तो एमंग का यूज़ किया जाता है। तो ये इस एग्ज़ाम्पल के आंसर की व्याख्या हुई। तो राम इज़ सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, यानी राम जो है वो राधा और सपना के बीच में बैठा हुआ है। दैट इज़ द आंसर। तो ये आंसर हुआ बिटवीन। व्याख्या हमने कर दी दो लोगों के बीच में बिटवीन और दो से अधिक के बीच में एमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडे कम्स ब्लैंक संडे बिफोर या आफ्टर। बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। मंडे कम्स, मंडे आता है, कब आता है? संडे के पहले आता है या संडे के बाद में? तो मंडे जो है ये संडे के बाद में आता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर आफ्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ओबे आर टीचर्स। वी ब्लैंक ओबे आर टीचर्स। ऑप्शन दिया हुआ है ऑट टू, शुड और मस्ट। तो जब कभी ऑट टू लगा हो और ये वर्ब लगी हो तो हमेशा यहाँ पर ऑट का ही यूज़ करते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले TO2 ज़रूर आता है, तो ये ऑट टू का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी व्याख्या ये भी है कि जब कभी हम मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता के बारे में करते हैं, नैतिक बाध्यता वो होती है जो हमारे ऊपर लागू होती है कि हमें बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, हमें टीचर की आज्ञा मानना चाहिए, हमें रोड के लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए। तो ये जितनी भी नैतिक बाध्यताएं हैं अगर उनकी बात हो रही है तो हमेशा ऑट टू का यूज़ करते हैं।
शुड का प्रयोग हम कभी किसी सजेशन या सलाह के रूप में करते हैं, और मस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई कार्य हमारे लिए करना अनिवार्य हो जाए। तो देखिएगा, वी ought to obey our teachers, तो इसका आंसर हुआ हमारा ought to। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक इज ब्लैंक द टेबल। ऑप्शन दिया है ऑन, अपॉन। यहाँ दोनों का अर्थ, ऑन का अर्थ भी ऊपर होता है और अपॉन का अर्थ भी दूसरा ऊपर होता है, लेकिन दोनों के यूज़ करने में, प्रयोग करने में अंतर यह है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर स्पर्श कर रही हो तो ऑन का यूज़ करते हैं, और वो अगर ऊपर हो तो हम अपॉन का यूज़ करते हैं। तो जो बुक है वो टेबल के ऊपर तो नहीं होगी, स्पर्श कर रही होगी, उसको टच कर रही होगी, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑन का। द बुक इज ऑन द टेबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव रेड ब्लैंक बुक्स मैनी मच। जो भी काउंटेबल चीज़ें होती हैं, जिनकी गणना की जा सकती हो, उनके सामने हमेशा मैनी का यूज़ किया जाता है, और जो अगणनीय होती है, यानी जिनकी गणना नहीं की जाती, जैसे ऑयल, वाटर, मिल्क, इनकी गणना नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर हमेशा मच का यूज़ होता है। लेकिन बुक्स की गणना हम कर सकते हैं, इसलिए यूज़ होगा यहाँ पर मैनी। तो हमारा आंसर होगा, आई हैव रेड मैनी बुक्स। ये रीड नहीं है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका उच्चारण चेंज हो जाता है। रीड, रेड, रेड, याद रखिएगा, ये रेड पढ़ा जाएगा। आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता है और ये भ्रम फैलाने के लिए आता है। देखिए भ्रम क्या हो रहा है यहाँ पर, फिजिक्स, ये देखिए एस लगा है, हालांकि फिजिक्स जो है इसकी स्पेलिंग ही एस के साथ होती है, लेकिन हमें लगता है कि ये प्लूरल नंबर है या बहुवचन है, तो हम यहाँ भ्रमित हो जाते हैं। फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो फिजिक्स है ये सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नहीं है, इसलिए इज का प्रयोग होगा, आर का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शी ब्लैंक एन एप्पल डेली। वो रोज़ एक एप्पल खाती है। ये यहाँ पर शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा एस का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा ईट्स। शी ईट्स एन एप्पल डेली। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है नंबर 8, मोना डाइड ब्लैंक मलेरिया। अब यहाँ पर ऑप्शन हमारा दिया है फ्रॉम एंड ऑफ। अब इसकी व्याख्या याद रखिएगा, जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, देखिए मरने की कई वजह हो सकती हैं, कोई अपने देश या राष्ट्र के नाम पे मरता है, कुछ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ जो है किसी हादसे में ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ लोग किसी बीमारी में इस प्रकार के शिकार हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन अगर आप किसी बीमारी का शिकार हुए हैं तो याद रखिएगा हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाएगा बीमारी में। मलेरिया एक बीमारी का नाम है, इसलिए मोना डाइड ऑफ मलेरिया। इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने बहुत कम समय में 8 क्वेश्चंस कर लिए, इनकी व्याख्या कर ली हमने। इसको पॉज करके देखिएगा और बार बार देखिएगा, जो व्याख्या की है हमने यही इसके रूल हैं। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आता हूँ। कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा, ये भी हमारे एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि न सिर्फ मैं आने वाले आंसर की व्याख्या कर रहा हूँ, बल्कि दिए गए ऑप्शन की भी व्याख्या कर रहा हूँ। अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन हियर विदाउट एनी डाउट, किसी भी शंका को किए बगैर। वीडियो को आप बार बार देखिएगा, नियम को आप बार बार सुनिएगा और कॉपी में नोट करिएगा। डेफिनेटली ये एग्ज़ामिनेशन में आपके काम आने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर एक बार गुजारिश कि अगर अब तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और इसके पहले भी मैंने ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने मेंटेन किए हैं, आप उनको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और रेगुलरली उसको सीख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक डॉग्स सेल्डम बाइट। यहाँ पर
क्वेश्चन आया है हमारा बार्क एंड बार्किंग। तो यहाँ पर ये हुआ भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। तो यहाँ ये यूज़ हुआ है हमारा जीरंड का, और इसलिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा आएगा बार्किंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। ये एच से प्रारंभ हुआ है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि ए और एन और दा का यूज़ कैसे होता है, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, देखिएगा उनको आप। तो ये एच से प्रारंभ हुआ है, लेकिन ये जो हमारा साउंड करता है, स्टार्टिंग साउंड, वो हमारा ना हमारी ज़बान को टच करता है ना हमारे होंठ को टच करता है, अर्थात ये स्वर है। और स्वर के पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाता है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पर आएगा हमारा एन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज़ अफ्रेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई बीमारी से मृत्यु होने के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है, इसी प्रकार याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी अफ्रेड शब्द आए, याद करिएगा, जहाँ कहीं भी अफ्रेड शब्द आए वहाँ आर्टिकल ऑफ आता ही है। अफ्रेड ऑफ ये जो है ये एक फ्रेसल वर्ब कहलाती है, यानी कौन सा वर्ड निश्चित रूप से किस प्रपोजिशन के साथ आएगा ये हमेशा याद रखते हैं, और उससे हमसे गलतियां नहीं होती। तो जहाँ कहीं भी अफ्रेड का यूज़ होगा वहाँ ऑफ का यूज़ ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल। यहाँ वजह बताई जा रही है, कारण बताया जा रहा है। तो जब कभी कारण बताया जाए, क्योंकि बताया जाए कि वह ऑफिस नहीं जा रहा है, कारण बताया है क्योंकि, तो हमेशा जब कारण बताए तो बिकॉज का यूज़ करते हैं। कारण बताने पर दो सेंटेंस को जब हम आपस में मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और वह कारण को बताता है, वहाँ हमेशा हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। तो ये जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, एंड तो तब आता है जब एक घटना के बाद दूसरी घटना स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हो, तब एंड लगाते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पर कारण बताया जा रहा है वहाँ हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए, भोपाल इज़ लार्जर ब्लैंक ग्वालियर। ऑप्शन दिया है टू एंड देन। यहाँ देखिए ये लार्जर, ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, और याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता ही है। तो यहाँ लार्जर यानी लार्ज का पॉजिटिव डिग्री है, लार्जर कंपैरेटिव, और लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। एक और यहाँ मैं आपको तथ्य बताता चलूँ कि जहाँ कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो उसके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, और अगर कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड का यानी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ हुआ है लार्जर, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज़ करते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी व्याख्या मैंने किया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वर्क हार्ड यू विल फेल। यहाँ पर और एंड बट ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर आपको चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, जिसको लिए हम हिंदी में यूज़ करते हैं वरना। भाई हार्ड कठिन परिश्रम करिए, वरना ऐसा हो जाएगा। जब हम किसी ऐसे डायर सीक्वेंस की तरफ इशारा करते हैं कौन कि जहाँ पर आपको कोई चेतावनी दिया जा रही हो, तो वहाँ हमेशा हम और का यूज़ करते हैं। तो ये होगा वर्क हार्ड और यू विल फेल, ये चेतावनी है, वरना कठिन परिश्रम करिए वरना आप फेल हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, ही इज़ आर लेट। यहाँ पर हावर लिखते ज़रूर है लेकिन ये साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं होता, ये लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा एन। तो जहाँ कहीं स्वर होता है वहाँ कहीं हम एन का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह से व्याख्या सहित लेकर आऊँगा। न केवल मैं आपको इसमें उत्तर या आंसर आपको बताऊँगा, बल्कि आपको इन सेंटेंसेस में कौन कौन से क्यों आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ व्याख्या किया, इसके पहले क्वेश्चन को किया। तो आप इसको वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।